दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों क्लास 12 के स्टूडेंटों, चंद घंटे बचे बेटा आपके एग्जाम में। आज के इस सेशन में जो हिंदी के पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स का टॉपिक आता है वो है निबंध। कौन कौन से ऐसे निबंध है जो आपको 100% पेपर में जाने से पहले देख लेना है। क्या क्या निबंध में मिस्टेक नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि निबंध को 9 नंबर का लिख कर आते हैं लेकिन उन्हें मिलता है 5 नंबर 4 नंबर। आपको वो सारे मिस्टेक नहीं करने हैं। ये छोटा वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको टू द पॉइंट चीजें बताने वाला हूं। कौन कौन सा निबंध तैयार करना है, क्या मिस्टेक नहीं करना है, और 4 निबंध मैं आपको बताना हूं आखिर किस तरीके से लिखना है। तो भाई इससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। सेशन को लाइक शेयर और जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए बेटा जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर एक पेपर की पूरी तैयारी कराने का जिम्मेदारी शुभम क्लासेस आपका ले चुका है। बस आपको ईमानदारी से मेहनत करना है। आज की सेशन की शुरुआत करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से टॉपिक है सर जो 100% हमको निबंध देख लेने। पहला है भैया बेरोजगारी, दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तीसरा है आतंकवाद, चौथा है पर्यावरण प्रदूषण और 5वां है वृक्षारोपण का महत्व। जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है महाकुंभ, जनसंख्या, दहेज प्रथा, कंप्यूटर की हमारे जीवन में उपयोगिता और नई शिक्षा नीति। ये 10 ऐसे टॉपिक है आपके पेपर में बेटा। टोटल 5 निबंध रहेंगे। अगर ये 10 टॉपिक के आप सब हेडिंग तैयार कर लेते हो तो इसमें से एक आपके पेपर में पक्का आना तय है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अब बारी बारी देख लेते हैं कि भाई निबंध को किस तरीके से लिखना है। और इसमें से 4 निबंध मैं आपको जल्दी जल्दी करा देता हूं। पहला बेरोजगारी करा देता हूं, फिर दूसरा मैं आपको करा देता हूं पर्यावरण प्रदूषण समस्या समाधान, फिर मैं करा देता हूं भैया भ्रष्टाचार, और एक करा देता हूं आपको महाकुंभ का। जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं जो आपका भाई एक बात सेशन को जो बच्चा शेयर नहीं किया, ठीक है, जितने बच्चे इस सेशन को शेयर नहीं किए एक बार भाई थोड़ा सा जान लगाकर इस सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला आप हमारे फ्यूल हो। और सभी बच्चे इतना सुबह उठकर पढ़ाई कर रहे हो भाई। मैं बार बार बोलता हूं वो स्टूडेंट आगे बढ़ता है जो सूरज को जगाता है, वो नहीं जिन्हें सूरज जगाता है। तो भाई आप भी वही स्टूडेंट बनो। कम से कम एग्जाम तक जब तक सूरज उग रहा है उससे पहले आप अपनी कॉपी पेन लेकर भाई एकदम 100% दे दो, क्योंकि 12th का पेपर दोबारा आपके लाइफ में नहीं आने वाला है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं देखो 90% बच्चा जो भी इस वीडियो को देख रहा है ये गलती करता है। पहला जो निबंध में आपके 2 से 3 नंबर कटते हैं वह है कि भाई आप निबंध में कोई हेडिंग नहीं लगाते हो, सब हेडिंग। जैसे अगर आपने महाकुंभ पर निबंध लिखा उस पर कोई भी सब हेडिंग नहीं, सिंपली महाकुंभ, फिर लिखते जा रहे हो 3 4 5 पेज तक, कहीं रुकी नहीं रहो। तो यहां पर आप कितना भी अच्छा निबंध लिख लोगे आपको 5 से 6 नंबर ज्यादा नहीं मिलना है। दूसरा सबसे पहला प्रश्न निबंध पेपर में कभी नहीं करना है, ये आप अपने दिमाग में बैठा लो। कई बार बोल चुका हूं, क्योंकि निबंध एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे पेपर में सबसे ज्यादा बड़ा है और इसको सोच सोच कर लिखना होता है, तो इसमें आपका लगेगा टाइम। अगर आप निबंध पहले करोगे तो भाई पता चला आधा घंटा 45 मिनट निबंध में लगा दिए और बाकी 90 नंबर के पेपर में 91 नंबर के पेपर में आपका क्वेश्चन छूटने लगा। तो आप पहले ऐसे क्वेश्चन को करना है जिसमें समय कम लगे। निबंध को सबसे बाद में करना है। निबंध को आप कम से कम 25 से 30 मिनट दो और इसमें अपने निबंध को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बहुत बड़ा निबंध लिखने की कोशिश मत करो। टू द पॉइंट। 5 टॉपिक मिल रहा है, 5 टॉपिक में से वो टॉपिक चूज करो कि भाई जिस पे आप अच्छे से लिख सकते हो। पहले 5 टॉपिक को देखो और देखो कि किसके बारे में आप ज्यादा लिख सकते हो, बनाकर अच्छे से वो टॉपिक चूज करो। जरूरी नहीं पहला वाला जो दिया है वही, 5 में से कोई भी जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसको चूज करना है। इसके बाद भैया टॉपिक से भटकना नहीं है। टॉपिक से भटकना मतलब सब देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम है, आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। आप जो आपका निबंध रहता है, जो एग्जामिनर है वो पूरा निबंध भैया एक एक वर्ड नहीं पढ़ता है। तो कभी भी निबंध का प्रस्तावना और उपसंहार वो सबसे बेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले प्रस्तावना अच्छे से पढ़ लेता है, क्योंकि भाई 3-4 लाइन का रहता है, वहीं पर एग्जामिनर समझ जाता है कि अंदर आप क्या लिखे हो। तो जो बच्चे स्मार्ट होते हैं वो प्रस्तावना बहुत अच्छे से लिखते हैं, बीच में भले कुछ भी बनाकर आप लिख सकते हो, ठीक है। और भैया बहुत ऐसे प्यारे बच्चे होते हैं जो
क्वेश्चन घुमा कर आ जाए, एक ही निबंध को 6 से 7 तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बेटा एग्जाम चंद घंटे बचे हैं। शुभम क्लासेस ने जो इतिहास रचा था 7 सेट पेपर फंसाने का, वो आज शाम 6 बजे पूरे यूपी की सबसे पावरफुल क्लास लेकर आ रहा हूं, जो आपको 4 घंटे में पूरा 100% 95+ की तैयारी कराएगी। तो आज शाम 6 बजे कुर्सी की पेटी बांध लो भाई, पूरे यूपी का सबसे पावरफुल क्लास। इसके बाद आपकी तैयारी जो होगी वो आप सोच भी नहीं सकते हो, बस आपको सुबह उठकर रिवीजन करना है। तो शाम 6 बजे का स्लॉट शुभम क्लासेस के लिए बुक कर दो, क्योंकि हम बोलते नहीं करके दिखाते हैं। स्टेट रैंक 1 भी शुभम क्लासेस ने दिया था और इस बार भी देगा स्टेट रैंक 6, और ये सारे बच्चे इस बार बारी आपकी है भाई। ताली दोनों हाथ से बजेगी। आज शाम 6 बजे आपके लिए लेकर आ रहा हूं पूरे यूपी का सबसे पावरफुल क्लास, हिंदी का तहस नहस। 100% पूरा पेपर यहीं से रहेगा, क्योंकि मैं आपको खुश करने वाली क्लास नहीं लेकर आता हूं कि भाई एक कोई पत्र करा दिया, एक कोई साहित्यिक परिचय, एक कोई कहानी करा दिया, एक कोई गद्यांश, एक कोई भैया निबंध करा दिया, 10-20 MCQ करा दिया। ये खुश करने वाला क्लास मेरा नहीं रहेगा। ये क्लास ऐसा रहेगा भाई, जो दवा आपको असरकारक रहती है, असरदार रहती है, वो कड़वी रहती है। तो ये क्लास ऐसी रहेगी जो 4 से 5 घंटे की रहेगी, लेकिन आपकी पूरी तैयारी करा देगी। तो भाई शाम को 6 बजे कहते हैं ना कि अपना टाइम का स्लॉट बुक कर लो। किसके लिए? शाम 6 बजे पूरे यूपी की सबसे पावरफुल क्लास, और सुबह भाई 6 से 8 कल एक ऐसी क्लास लेकर आऊंगा सारा कुछ फिल्टर करके कि भैया लास्ट टाइम पर आखिर बच्चा अब एग्जाम के दहलीज पर है, लास्ट टाइम पर क्या रिवीजन करे। इस क्लास के बारे में बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बोल दूंगा तो हो जाएगा विवाद। सीधे मिलेंगे 6 से 8। तो भैया लाइक जो बच्चे नहीं के, लाइक शेयर, भाई आप फ्यूल का काम करते हो। लाइक शेयर से पैसा नहीं मिलता, लेकिन आप जब अपनी ताकत दिखाते हो तो फिर यहां से मन करता है कि आपके लिए लगातार पिछले 4 से 5 दिन से पूरा पैर हाथ सब कुछ दर्द कर रहा है, लेकिन ये मोटिवेशन कहां से आ रहा है भाई? आप लगातार 3 लाख 4 लाख, मतलब इतने ज्यादा बच्चे भाई एकदम दिल से प्यार हो रहा है, तो इसके लिए आपका मोटिवेशन निकलता है। ठीक है, यहां पर जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए बेटा, ठीक है, टारगेट ये है कि भाई हिंदी के पेपर तक 20 लाख कंप्लीट करना है, और 40 से 50-60 हजार बच्चे हुए भाई। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लो। आज 19.5 लाख का टारगेट पूरा करना है। ठीक है, तो भाई और जो बच्चों को अभी आज एक होमवर्क दे रहा हूं भाई, पूरे हिंदी का महायज्ञ क्लास, ये ऐसी क्लास है, पिछले साल भी इससे पेपर फंसा था और इस बार भी, और इसको लगभग 4 लाख बच्चे पूरे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो बन चुका है भाई हिंदी के लिए, जिसको 4 लाख वीडियो एग्जाम में 1 से 2 दिन के अंदर बच्चे देख चुके हैं, और ये 500 MCQ भी मैंने इसमें करा दिया है भाई। ये सारा PDF मैं आपको शुभम क्लासेस और टेलीग्राम पर डलवा रहा हूं, हर एक PDF, क्योंकि भाई आपके पास नोट करने का टाइम नहीं है। तो सभी बच्चे आज की सेशन की स्टार्ट कर रहे हैं शुभम क्लासेस के, इंस्टाग्राम पर जरूर पढ़ते हुए मुझे फॉलो कर देना। पहला निबंध भैया सबसे इंपॉर्टेंट है सभी सेट के लिए। आप इसमें इस निबंध को एक नजर सब कवर वाला काम करो, एक एक टॉपिक बता रहा हूं, बस उसको नोट करते चलो। सबसे पहले जैसे बेरोजगारी की समस्या पर निबंध है, तो प्रस्तावना क्या लगा सकते हैं बेरोजगारी पर कि भैया लगभग दुनिया के सभी देशों में बढ़ती जनसंख्या ने बेरोजगारी को आज विस्फोटक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में प्रमुख बाधाओं में से एक है, जो प्रगति की मार्ग को तेजी से अवरुद्ध करती यानी रोकती है। भैया बेरोजगारी का क्या अर्थ है? एक कुशल और प्रतिभाशाली व्यक्ति को कई कारणों से उचित नौकरी न मिलना ही बेरोजगारी है। अर्थात जब किसी व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने के लिए कोई काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगार कहते हैं, और उसकी इस समस्या को बेरोजगारी कहते हैं। ये आप स्टार्टिंग में इस तरीके से लिख दिए तो भाई एग्जामिनर समझ जाएगा ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसको पूरा नंबर देना है, क्योंकि इसका परसेंटेज नहीं बिगाड़ना है। तो आपके लिए पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि स्टार्टिंग, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको शुरुआत ऐसे करनी है कि एग्जामिनर को लगे, भले आपने बीच में क्या लिखा है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन शुरुआत में लगना चाहिए कि भैया ये बच्चा पढ़ने वाला है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यहां पर बात करेंगे आगे बेरोजगारी के प्रकार। भैया एक अल्प बेरोजगारी, एक खुली बेरोजगारी। सर खुली बेरोजगारी क्या? जैसे कि
काम करने के लिए आप तैयार हो लेकिन कहीं पर मार्केट में काम ही नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? खुली बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी भैया, अपने मन से पता चला आपको मजदूरी मिल रही है 200 रुपए लेकिन आप डिमांड कर रहे हो 400 रुपए, तो आप अपने मन से बेरोजगार हो। फिर मौसमी बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी भाई जो कुछ समय के लिए काम मिले फिर बेरोजगार हो गए। जैसे किसी फसल की कटाई हो रही थी, जो मजदूर काम कर रहे थे वो 2 महीने काम किए, फिर फसल की कटाई हो गई तो वो बेरोजगार हो गए। कोई घर बन रहा था भाई, वहां पर 2 महीने 3 महीने काम किए, घर बन गया, वो लोग बेरोजगार हो गए। शिक्षित बेरोजगारी भाई, कोई बीटेक एमटेक किया हुआ बच्चा क्या कोई गार्ड की नौकरी करेगा? नहीं करेगा, वो ऐसी नौकरी करेगा जहां पर उसकी पढ़ाई का उपयोग हो। तो भाई ऐसे लोग छोटी नौकरी नहीं करेंगे तो वो शिक्षित बेरोजगारी होते हैं भाई, कि उनको उस लेवल का काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट आप लिख दोगे। जैसे भैया, जब कोई व्यक्ति काम करने को तैयार है लेकिन उसे काम न मिले तो उस स्थिति को पूर्णिया खुली बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, और भैया मौसमी बेरोजगारी, जैसे फसल काटते समय मजदूरों को रख लिया जाता है, ऐसे ही भवन निर्माण के समय मजदूर रख लिए जाते हैं, बाद में बेरोजगार हो जाते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति को वर्ष के कुछ ही महीनों के लिए काम मिलता है, शेष समय वो बेकार रहता है, तो उस स्थिति को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट देखो, जो भी आप समस्या बता रहे हो, जैसे भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, पर्यावरण प्रदूषण है, तो भाई जो भी समस्या बता रहे हो उसका निवारण क्या हो सकता है वो जरूर बताओ, क्योंकि एग्जामिनर देखना चाहता है आपका माइंड कितना क्रिएटिव है। तो भैया बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? मत करो। बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। सबसे पहला टॉपिक भैया जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी का सबसे, क्योंकि भाई यहां पर एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। यहां पर इतने लोग हैं और काम एक ही 2 लोग हैं। सरकारी नौकरी में देख रहे हो, किसी एक वैकेंसी के लिए करोड़ों फॉर्म, लाखों फॉर्म आ जाता है। तो भैया सबसे प्रमुख कारण बेरोजगारी का क्या है? जनसंख्या वृद्धि। दूसरा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। वैसा हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो आगे चलकर कहीं काम नहीं आता है। तो भाई हमें इस कदर अपनी शिक्षा प्रणाली बनानी है कि भाई आगे चलकर हमें वो जॉब के लिए भी काम दे। नए रोजगारों की कमी, निर्धनता, कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन और मशीनीकरण। सर मशीनीकरण कैसे है? जैसे किसी फैक्ट्री में, ध्यान से सुनना, किसी फैक्ट्री में 100 लोग काम कर रहे थे तो 100 लोगों को रोजगार मिला था, लेकिन अब उसी फैक्ट्री में एक ऐसी मशीन आ गई जो उन 100 लोगों का काम अकेले कर रही है, तो भैया एक मशीन ने 100 लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो मशीनीकरण भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेरोजगारी के लिए। आगे बात करेंगे, इसमें छोटा छोटा कुछ पॉइंट आप लिख सकते हो। बेरोजगारी के दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं? भाई बेरोजगारी को पूरे रूप से नहीं दूर किया जा सकता, लेकिन सही दिशा में कुछ प्रयास करने से वो कम हो सकता है। सबसे पहले हमें जनसंख्या को काबू करना होगा। जनसंख्या पर कोई ऐसा नियम, जनसंख्या वृद्धि पर कोई ऐसा नियम जैसे चीन ने लगाया था वैसा ही लगाया। सरकार को छोटे छोटे बिजनेस को बढ़ावा देना चाहिए, इसके लिए कई नीति नियम बनाने होंगे। यदि ज्यादा मात्रा में छोटे छोटे बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा तो युवाओं को ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। ठीक है, स्वयं रोजगार को सरकारी सहायता के साथ और अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, सरकार को प्रत्येक क्षेत्र विशेष रूप से कृषि के सुधार पर ध्यान देना चाहिए। बेहतर सुविधाएं, कृषि उपकरण, बहुफसल चक्रण और फसल प्रबंधन के बारे में प्रसार प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, और हमें अपनी पुरानी शिक्षा नीति को बदलना पड़ेगा, इस कदर बनाना पड़ेगा भाई कि आगे भी इसका। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हो, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा और राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना जैसी योजनाएं भारत में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा की गई पहल है। जैसे 100 दिन की रोजगार गारंटी मनरेगा है, तो वैसे ही सरकार को कोई ऐसा स्कीम लेकर आना चाहिए जो बहुत गरीब है, कम से कम उन्हें 365 दिन में, ना ज्यादा तो भाई 250 दिन नौकरी पक्की रहनी चाहिए। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हो। इसके बाद भैया दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है भैया कि क्या महाकुंभ, जो इस समय सबसे ट्रेंडिंग है। भाई सेशन को लाइक, जो बच्चा नहीं किया सेशन को लाइक कर दे, क्योंकि जैसे जैसे बता रहा हूं इसी कदर टू द पॉइंट आप निबंध पे लिख कर चले आना। 9 में 9 पूरा नंबर मिलेगा और लास्ट में 3 ऐसा पॉइंट बताऊंगा निबंध के लिए जो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दो। 10,000 इस सेशन का टारगेट है लाइक का। लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना बेटा, क्योंकि सब्सक्राइब, आपका एक सब्सक्राइब आपके हर सब्जेक्ट का पेपर बहुत अच्छे से कर सकता है। और मैंने प्रॉमिस किया है एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेगा क्लास के, तो भाई कल वो प्रॉमिस पूरा होने वाला है जब आप पेपर देकर निकलोगे। ठीक है, इसलिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर भैया सबसे पहले महाकुंभ पे देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग है। भैया प्रस्तावना में क्या लिख सकते हैं? महाकुंभ मेला एक ऐसा अद्भुत धार्मिक आयोजन है
जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, भारत का ही नहीं, यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो हर 12 वर्ष के अंतराल में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित किया गया था। ठीक है, महाकुंभ मेला अर्ध कुंभ भैया 6 साल में, कुंभ भैया 12 साल में और महाकुंभ भैया 144 साल में। ठीक है, पौराणिक कथा क्या है भैया? महाकुंभ की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी। आखिर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया क्यों जाता है भैया? जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था तो भैया उसके दौरान कुछ अमृत की कुछ बूंदे इन 4 स्थानों पर गिरी थी, जिसके कारण ये 4 स्थान बहुत पवित्र माने जाते हैं। और वो 4 स्थान कौन कौन से हैं? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ठीक है भैया, आयोजन यह मेला ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर आयोजित किया जाता है। जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति की स्थिति विशेष रूप से अनुकूल होती है तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन विशाल स्तर पर होता है। इसमें स्नान के लिए विशेष घाट बनाए जाते हैं, वहां पर साधु संत अपने शिविर लगाते हैं और प्रवचन देते हैं। इसके अलावा अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्षों में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों में किया जाता है। महत्व क्या है भैया? महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। यह माना जाता है कि इस पवित्र स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि यह भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक है कि भाई एक साथ 40 करोड़ लोग इकट्ठा हुए। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई? लाइक जो नहीं करे लाइक कर दे और हर एक पॉइंट को इसी तरीके से टू द पॉइंट लिख कर आएंगे। पता चला मैं मेहनत कर रहा हूं और आप लिख कर ही ना हो, ये गलती मत करना। ठीक है, विशेषताएं क्या क्या है इसकी? महाकुंभ मेला हिंदुओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशाल धार्मिक आयोजन है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं भैया, जैसे कि त्रिवेणी संगम की पवित्रता। यह मेला गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होता है, जहां पर ये तीनों नदियां आपस में मिलती है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इस संगम में स्नान करना अत्यंत पवित्र और मोक्षदायक माना जाता है। यहां स्नान होता है भैया, क्या क्या धार्मिक गतिविधियां होती हैं? स्नान होता है, पूजा होता है, अर्चना, ध्यान, प्रवचन, कीर्तन आदि धार्मिक गतिविधियां चलती रहती है। विभिन्न संप्रदायों के साधु संत अपने शिविर लगाते हैं और धार्मिक मार्गदर्शन देते हैं। भैया महाकुंभ मेला आध्यात्मिक उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण उपअवसर होता है। यहां आकर लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। ठीक है, भीड़ प्रबंधन भैया एक चुनौती है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जैसा इस बार आपने देखा लगभग 40 करोड़। ठीक है, अब सोचो 40 करोड़ के भीड़ को मैनेज करना कितनी बड़ी चुनौती है, जिससे भीड़ प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। भीड़ को नियंत्रित करना, श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखना और भगदड़ जैसी स्थिति से बचना आवश्यक होता है। स्वच्छता, क्योंकि भाई इतने लोग आएंगे तो लाखों लोगों को एक साथ आने से स्वच्छता बनाए रखना एक मुश्किल काम होता है। मेला क्षेत्र में साफ सफाई, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था करना आवश्यक होता है। और क्या लिख सकते हो भैया? आवास, महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवास की व्यवस्था करना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। धर्मशालाओं, होटलों और टेंटों की व्यवस्था करना आवश्यक है। ये तीनों पॉइंट भैया महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान पे था। और यहां पर निष्कर्ष क्या है? महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह आयोजन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और विश्व को भारतीय संस्कृति की महानता का परिचय देता है। तीसरा भैया जो आपके लिए निबंध इंपॉर्टेंट है वो है भ्रष्टाचार। जिसे भ्रष्टाचार क्या है भैया? भ्रष्टाचार एक ऐसा जहर है जो देश, संप्रदाय, समाज और परिवार के कुछ लोगों के दिमाग में बैठ गया है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण हमारे देश की हालत बहुत ही खराब होती जा रही है। एक पद विशेष पर बैठे लोग अपने पद का फायदा उठाकर कालाबाजारी, गबन, रिश्वतखोरी इत्यादि कार्यों में लिप्त रहते हैं, जिसके कारण भैया हमारे देश का प्रत्येक वर्ग भ्रष्टाचार से प्रभावित है। भैया भ्रष्टाचार एक ऐसा जहर है, जैसे जो लोग काबिल होते हैं उनकी नौकरी नहीं लगती, लेकिन जो लोग काबिल नहीं होते वो घूस देकर भैया उस पद पर बैठ जाते हैं और फिर भ्रष्टाचार करते हैं। तो भ्रष्टाचार से पूरा देश भाई बहुत ही परेशान है। भ्रष्टाचार का क्या अर्थ है? भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है भैया भ्रष्ट आचरण। ऐसा कार्य जो अपने स्वार्थ सिद्धि की कामना के लिए समाज के नैतिक मूल्यों को ताक पर रखकर किया जाता है वह भ्रष्टाचार कहलाता है। ठीक है, भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार, भारत में भ्रष्टाचार की जड़ इतनी अधिक गहरी है कि शायद ही भाई कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर भ्रष्टाचार ना होता। राजनीति तो भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। आज भारत में पर्याय भैया मतलब पर्यायवाची बन गई है। ठीक है, आज भारत में भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। कालाबाजारी, अपने स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा जैसे क्षेत्र में भी जानबूझकर गलत ऑपरेशन करके पैसे ऐंठना, हर काम पैसे लेकर करना, किसी भी सामान को सस्ता लाकर महंगे में बेचना, चुनाव धांधली, घूस लेना, टैक्स चोरी करना, ब्लैकमेल करना, परीक्षा में नकल, परीक्षार्थियों का गलत मूल्यांकन करना, हफ्ता वसूली करना, न्यायाधीशों द्वारा पक्षपातपूर्ण निर्णय
वोट के लिए पैसे और शराब बांटना, उच्च पद के लिए भाई भतीजेवाद। जैसे जो बड़े पद पर बैठे हैं, अगर कोई वैकेंसी आई तो भाई अपने भाई को लगा दिए, भतीजे को लगा दिए, पैसे लेकर रिपोर्ट छापना, नौकरी पाने से लेकर ट्रांसफर तक, प्रमोशन, हर चीज में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का क्या प्रमुख कारण है भैया? कोई ऐसा तगड़ा कानून नहीं है जिसकी वजह से देश का पहला लचीला कानून, व्यक्ति का लोभी स्वभाव भैया कि कितना हम धन अर्जित कर ले, आदत, इच्छा और असंतोष, कितना भी मिल जाए लेकिन भैया मन में असंतोष रहे। ठीक है। भ्रष्टाचार के प्रकार, रिश्वत की लेन देन भैया, चुनाव में धांधली, नागरिकों द्वारा टैक्स चोरी, शिक्षा तथा खेल में घुसखोरी। जैसा शिक्षा तथा खेल के क्षेत्र में घूस लेकर लोग अयोग्य लोगों को सीट दे देते हैं और मेधावी व योग्य उम्मीदवार सीट नहीं पाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो भैया। और इसमें दुष्प्रभाव में क्या क्या लिख सकते हो? जैसे भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश का आर्थिक विकास रुकता जा रहा है, भ्रष्टाचार के कारण हमारा देश हर प्रकार के क्षेत्र में दूसरे देशों की तुलना में पिछड़ता जा रहा है, सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ भ्रष्टाचार के कारण गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीच में ही भाई रिश्वत इतना ज्यादा कमीशन है कि आते आते पता चला सरकार ने 10 रुपए पास किए और वो गरीब तक आते आते भैया 1 रुपया 50 पैसे बचा। इतनी ज्यादा भ्रष्टाचारी है। ठीक है, ठीक है, ये आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं भैया। दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं? कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कानून बनाए, कानून की प्रक्रिया में समय का सदुपयोग। भैया कोई अगर केस चल रहा है किसी भ्रष्टाचारी के ऊपर तो भाई उसको ऐसा नहीं कि 10 साल 15 साल, तुरंत उसका निष्कारण होना चाहिए। लोकपाल कानून की आवश्यकता। ठीक है। और यहां पर भाई नेक्स्ट जो हम टॉपिक देख लेते हैं वह है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण में भाई क्या लिख सकते हैं? प्रदूषण का क्या अर्थ है? स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने के ही प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। पहला भैया बेरोजगारी को भी जनसंख्या सबसे प्रमुख रोल है। दूसरा भैया पर्यावरण प्रदूषण भी, औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहे हैं। भैया प्रदूषण कितने प्रकार के हैं? पहला है भैया वायु, दूसरा है जल, तीसरा है ध्वनि और चौथा है रासायनिक प्रदूषण। ठीक है भैया, ये कुछ पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो जो यहां पर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण का क्या कारण है? पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति अपना मुंह फैलाती जा रही है। जनसंख्या में जिस तेजी के साथ विस्तार होता जा रहा है उतनी तेजी से आदमी की सुविधाओं में ह्रास होता जा रहा है। रहने के लिए स्थान की भारी कमी आ रही है। खाने के लिए संतुलित भोजन उपलब्ध होना कठिन हो गया। ठीक है। पर्यावरण का भैया जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वह क्या है? विज्ञान। भाई जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दे। इसका पीडीएफ अभी मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करवा दूंगा, वहां से एक बार इसका रिवीजन कर लेना, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। प्रदूषण का दूसरा बड़ा कारण है विज्ञान। विज्ञान के आविष्कार जहां मानव जाति के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुए वही उनसे मानव का भयंकर अहित भी हुआ। विज्ञान ने विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनेक मशीनों का निर्माण किया। इन मशीनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, तेल आदि का उपयोग किया जाता है। कारखानों की ऊंची ऊंची चिमनियों से दिन रात निकलने वाले धुएं की अपार राशि सारे वातावरण को दूषित करती रहती है। धुएं से सारा वातावरण कालीमय दिखाई देता है। इसके साथ ही इन कारखानों से निकलने वाला दूषित जल जहां भी जाकर स्वच्छ जल से मिलता है वहां का जल विषाक्त हो जाता है। बड़ी बड़ी नदियों में जहां ऐसे कारखाने को जल मिलता है वहां बड़ी दूर तक नदियों का जल विषाक्त हो जाता है, उनमें कोई जीव जंतु जीवित नहीं बच पाता है। भैया रोकथाम के उपाय। पर्यावरण को दूषित करने वाली परिस्थितियां आज मानव के समक्ष चुनौतियां बनकर खड़ी हैं। वातावरण को दूषित करने से हम सभी जिम्मेदार हैं। इसको दूषित करने में हम सब जिम्मेदार हैं। अंत इसका निदान भी हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस समस्या को गंभीरता समझा था, इसलिए उन्होंने यज्ञ की सृष्टि की थी। लेकिन भैया अब यज्ञ की कल्पना आज असंभव हो गई है। अंततः इस समस्या पर नियंत्रण करने के लिए सर्वप्रथम उपाय तो है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। सीमित जनसंख्या रहने से पर्यावरण प्रदूषित होने की संभावना कम रहेगी। साथ ही अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में मदद करता है और उस जगह का वातावरण भी सुंदर होगा। नदियों के पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए हम उसे जल में मृत जीवों अथवा शवों को प्रवाहित नहीं करना चाहिए। धुआं रोकने के लिए यह सुगम उपाय कल कारखाने ऐसे स्थानों पर लगाए जाए जहां पर जनसंख्या अधिक न हो। और फिर यहां पर आप उपसंहार लिख दोगे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जल्दी यहां पर आप देख लो भैया। निबंध की शुरुआत, कहने का मतलब है बीच में आप कुछ भी लिखो लेकिन शुरुआत ऐसा रहना चाहिए कि भैया इंप्रेशन एग्जामिनर पर ऐसा पड़े कि भैया ये बच्चा बहुत मेहनती है और बहुत ही
अच्छे तरीके से लिखा है। तो भैया निबंध की शुरुआत प्रस्तावना और उपसंहार हमेशा बहुत बेहतरीन तरीके से लिखना है। थोड़ा सोचकर कितने हेडिंग बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने हेडिंग बनाएं? प्रस्तावना और उपसंहार तो सब में रहेगा 2 हेडिंग, उसके बाद कम से कम 4 से 5 सब हेडिंग आप जो आपका टॉपिक है उससे मिलता जुलता रहना चाहिए। क्लियर है? कितने पेज में लिखे? पेज भैया मैक्सिमम आप 3 से 4 पेज में इसको करने की कोशिश करो, ठीक है। एक पेज पर 2 हेडिंग, लगभग 6 से 7 हेडिंग बनाओ 3 से 3.5 पेज में, और टू द पॉइंट लिखो, इतना सफिशिएंट है। कितना समय लगाएं भैया? मैक्सिमम अगर आप 25 से, क्योंकि भैया आप सारे क्वेश्चन को पहले कर लो और इसके लिए कम से कम 25 मिनट रखो, ताकि हर एक सब हेडिंग पर कम से कम 4 से 5 मिनट आप दे सकते हो, ठीक है। अब ये था आपके 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध, और स्टार्टिंग में जो आपको निबंध बताएं उसके आप सब हेडिंग को एक बार देख लो, ठीक है। जो आप सब हेडिंग पता रहेगा तो आप बनाकर लिख सकते हो। आज शाम 6 बजे पूरे यूपी का सबसे पावरफुल क्लास, जिसमें पूरा पेपर यहीं से रहेगा, पूरे पेपर का तहस नहस होने वाला शाम 6 से 10। तो पूरा कुर्सी का पेटी बांध लो, सारे बच्चे पूरा स्लॉट सेट कर लो, क्योंकि अभी 8 बजे आपके लिए गद्यांश पद्यांश संस्कृत खंड के लिए एक ऐसी क्लास लेकर आ रहा हूं जो 34 नंबर आपका पक्का करने वाला है। सर कब? अभी सुबह 8 बजे। सभी बच्चा 8 बजे जरूर लाइव आएगा, और भैया शाम को 6 से 10। 8 बजे वाली क्लास करने के बाद 3 से 4 घंटे खुद से पढ़ाई करना, और फिर ये क्लास आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। और सुबह तो भैया आपके लिए एक ऐसी क्लास आएगी जो पूरा चीज फिल्टर करके कि भैया लास्ट में बच्चों को क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। जो बच्चे लाइक नहीं किए प्यारे बच्चों, लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि आप ही एक मोटिवेशन हो आपके लिए लगातार मेहनत करने के लिए। तो भैया शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे बच्चों, बार बार बोल रहा हूं कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो बच्चों की तैयारी नहीं हुई है, ये महायज्ञ क्लास पूरे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला हिंदी का 2 दिन में वीडियो बन चुका है, 4 लाख बच्चे देख चुके हैं। और हिंदी का पोस्टमार्टम कल मैंने लिया है, जिसमें मैंने 3 पेपर आपको कराया है, और जो यूपी बोर्ड ने आपको जारी किया उसको भी। तो भैया इसको भी 3 घंटे में 1 लाख बच्चे देख चुके थे। तो नहीं देखा ये पीडीएफ का लिंक, सारा पीडीएफ मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर दे दिया है, दोनों जगह आप जुड़ जाना। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, और एक बार फिर इसी तरीके से इतिहास रचते हम और आप मिलकर, पूरा जी जान लगाकर। ये पीडीएफ अभी मैं आपको भिजवा रहा हूं, कहां पर? टेलीग्राम पर। सभी लोग जुड़ जाना और सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आप सभी से 8 बजे और शाम 6 बजे। किसी भी हालत में आज की क्लास को मत छोड़ना, ठीक है। ये एक ऐसी क्लास होगी जिसमें पूरा कंप्लीट पेपर आपका यहीं से रहेगा। इस कदर कुछ इस क्लास को डिजाइन किया गया है। तो मिलते हैं आप सभी से शाम अभी सुबह 8 बजे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। फटाफट इसका टेलीग्राम पर पीडीएफ भिजवा रहा हूं, एक बार पूरा पढ़ डालो और अच्छे से रिवीजन कर लो।